जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था चैप्टर 1। देखिए, इसमें कल तक हम आप लोग को बहुत सारी चीजें पढ़ा चुके हैं, बहुत सारा क्लास आगे निकल गया है। मौद्रिक विकास की कहानी कल तक के वीडियो में हमको पढ़ाए हुए थे। आज का जो हमारा क्लास है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इससे आपको पता चलेगा कि कोई देश को डेवलप की श्रेणी में कैसे रखा जाता है, किसी देश को डेवलपिंग की श्रेणी में कैसे रखा जाता है, किसी देश को अंडर डेवलपिंग यानी कि कोई देश जो है विकसित कब कहलाता है, कोई देश विकासशील कब कहलाता है, कोई देश गरीब कब कहलाता है। ये सारी चीजें आपको इसमें हम समझाएंगे। अंत तक हमारे साथ बन रहिएगा, बिल्कुल इंटरेस्टिंग में पढ़ाएंगे, मजा आएगा। आइए देखते हैं। यहाँ टॉपिक है राष्ट्रीय विकास की माप एवं सूचकांक। इसको एकदम वीवीआई लगा दीजिएगा। 2 नंबरिया क्वेश्चन में तो एकदम खानदानी क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, ये दो को जो है एकदम खानदानी क्वेश्चन है 2 नंबरिया में। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीय आय किसको कहते हैं? किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी एक साल में किसी देश में जितना वस्तु का उत्पादन हुआ या जितना सेवा का उत्पादन हुआ। अब देखिए वस्तु का उत्पादन क्या, वस्तु उत्पादन का संबंध डायरेक्ट है कि कोई चीज हम उत्पादित, जैसे चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, चावल, दाल, सब्जी, सब का क्या फैक्ट्री में हम लोग ऐसी करा दिए, तो ये सब हो गया हमारा उत्पादन वस्तु का। सेवा का उत्पादन मतलब कोई डॉक्टर सेवा दिया, कोई इंजीनियर सेवा दिया, कोई बैंक एम्प्लॉय सेवा दिया, कोई आपको क्या है सरकारी ऑफिसर सेवा दिया, इसको हम लोग बोलेंगे सेवा का उत्पादन। तो जितना ज्यादा उत्पादन हो रहा है उसका मौद्रिक मूल्य लगाएंगे, पैसा से मूल्य लगाएंगे कि कितना पैसा का उत्पादन हुआ, कितना डॉक्टर कमाया, कितना इंजीनियर कमाया, कितना क्या बोलते हैं सरकारी ऑफिसर कमाया, कितना टीचर कमाया, कितना कौन कमाया, और सारे मूल्य को जब एक साथ जोड़ देंगे इसी को बोलेंगे राष्ट्रीय आय। अब देखिए एक संदर्भ में यह कहा जाता है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वह देश विकसित श्रेणी में जाएगा, जिसका राष्ट्रीय आय थोड़ा सा मीडियम कैटेगरी में होगा, विकासशील होगा, और जिसका राष्ट्रीय आय कम होगा वह क्या हो जाएगा, अविकसित देश हो जाएगा। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? अब देखिए एक बात यहाँ समझना आपको जरूरी है कि राष्ट्रीय आय में जो पैसा सराहत करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके देश में रिलायंस कंपनी, आपके अपने देश का जो पैसा रहेगा अपने देश में रहेगा, लेकिन कोको कोला आपके देश का कंपनी नहीं है, वह पैसा जो है आपको टैरिफ के रूप में जो दे रहा है या टैक्स के रूप में दे रहा है उतना ही दिया, बाकी सारा पैसा क्या आपने यहाँ लेके चले गया। लेकिन लोग क्या बोलते हैं राष्ट्रीय आय हमारा ज्यादा है, लेकिन विदेशी कंपनियां भी तो ज्यादा है। जितने भी नेता चिल्लाते हैं कि हम लोग क्या है, हमारे राष्ट्रीय आय बढ़ गया, राष्ट्रीय आय बढ़ गया, राष्ट्रीय आय बढ़ गया, पैसा सब आपका है। राष्ट्रीय आय बढ़ गया उस दिन फायदेमंद होगा जिस दिन 100% कंपनियां क्या है हमारे देश की होगी, अब आय को बढ़ाएगी। तो चूंकि अब ग्लोबलाइजेशन हो चुका है और 100% अपने देश की कंपनियों पे डिपेंड रह के भी अगर हम चाहें अभी भारत के डेवलपमेंट कर सके, संभव नहीं है। अब संभव क्यों नहीं कि सरकार की बहुत सारी नीतियां ऐसी है, इससे देश की बहुत सारी कंपनी इसमें आगे नहीं बढ़ पाती है, सरकार रिसर्च पे खर्चा नहीं करती है। ठीक है, कंपनियां अगर जो रिसर्च पे खर्चा नहीं करना चाहती, बस बना बनाया माल मिल गया, चलो करो काम खत्म करो। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय में सारा पैसा आपके अपने देश का नहीं है। जो विदेशी कंपनियां हैं वो आपको सिर्फ टैक्स देगी, जितना परसेंट आप टैक्स मांगेंगे उतना टैक्स देगी, बाकी सारा पैसा लेकर के अपने देश में चली जाएगी। ठीक है, ये आपका क्या है, राष्ट्रीय आय है। और देखिए दूसरा पढ़ना हम लोग को प्रति व्यक्ति आय। अब प्रति व्यक्ति आय क्या होता है कि देश की आय को देश की जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यानी प्रति व्यक्ति जो आय जो है राष्ट्रीय आय और जनसंख्या का अनुपात है। अब कैसे, अब कहिएगा कि किसी देश, अब इससे भी होता है कि किसी देश का राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो उस देश का डेवलपमेंट होगा, यानी वह विकसित देश कहलाएगा। प्रति व्यक्ति आय कम होगा विकासशील देश, और कम होगा अविकसित देश कहलाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, अब इसमें 2 फैक्टर है, या तो आप पैसा बढ़ा लीजिए, जनसंख्या कम कर दीजिए। ठीक है, दोनों चीजें, या तो आप पैसा बढ़ा लीजिए राष्ट्रीय आय बढ़ाइए तो कुल मिलाकर प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, या जनसंख्या कम कीजिए तब कुल मिलाकर प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा। कैसे, मान लीजिए कोई देश किसी साल में 100 रुपया कमा रहा है, देश का जनसंख्या कितना है 10 रुपए तक, कट जाएगा तो आपका प्रति व्यक्ति आय कितना आएगा, पर कैपिटा इनकम आपका आ जाएगा कितना, 10 रुपया। लेकिन यही देश अगर 100 रुपया कमा रहा है या जनसंख्या अगर 5 गो है, इसको कटेगा क्या हो गया 20, यानी इस बार आपका पर कैपिटा इनकम क्या हो गया 20 रुपया। अब आप कहिएगा सर जनसंख्या कम करना तो बहुत जरूरी है, रियल में जनसंख्या कम करना बहुत जरूरी है। अगर जनसंख्या पे कंट्रोल नहीं हुआ तो प्रति व्यक्ति धीरे धीरे हमारा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जनसंख्या कम करना एकदम निहायत ही जरूरी है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, अब फिर इतने सारे राजनेता हमारे देश क्या करके भाषण देते हैं कि भाई जनसंख्या इतना हो गया, कंट्रोल करना बेकार है। क्या हो गया, जनसंख्या हो गया तो आय बढ़ा दीजिए। आय भी तो बढ़ा सकते हैं ना, अगर हमें 20 रुपए पर कैपिटा इनकम करना है, जनसंख्या 10 गो है, आय 200 कर दीजिए, 200 बटा 10 कीजिएगा तो 20 रुपया हो जाएगा, तब क्या दिक्कत है।
जनसंख्या कम करना जरूरी है, लेकिन जो जनसंख्या बढ़ गई, इसे थोड़ी है गोली मार दीजिए कि भाई जाओ खत्म जनसंख्या, तुम किसी काम के नहीं हो। जनसंख्या बढ़ गई, सरकार गोली मार रही है, सरकार काट रही है, सरकार सबको भगा रही है यहाँ से, ऐसा नहीं हो सकता है। तो अगर जनसंख्या आपके पास हो गया है तो सेकेंड ऑप्शन आपके पास क्या है, आय बढ़ाइए। अब जनसंख्या कंट्रोल करना अगर आपके हाथ में नहीं है, सरकार की नीतियों के हाथ में नहीं है, सरकार नहीं कर रही है जनसंख्या कंट्रोल, तो फिर आप क्या कीजिए, सरकार का काम है आय बढ़ा दीजिए। जैसे राष्ट्रीय आय बढ़ेगा वैसे हमारा जनसंख्या बढ़ भी जाएगा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पर कैपिटा इनकम फिर भी हमारा बढ़ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग प्रति व्यक्ति आय। इसमें बात समझ में आ गया कि इसको प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना, तो या तो राष्ट्रीय आय को बढ़ाइए या जनसंख्या को कम कीजिए, दोनों ऑप्शन है आपके पास। जनसंख्या कम कर दिए तभी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, राष्ट्रीय आय बढ़ा दिए तभी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए एक और मानव विकास सूचकांक यानी HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मानव विकास सूचकांक में क्या होता है कि सूचना देता है कि मानव हमारे यहाँ कितना डेवलप है। अब ये सूचना का आधार क्या है, जीवन आशा सूचकांक है। भाई जीवन आशा कितना है, कितना जीने का लोग यहाँ पे कितना % चांस है कि लोग कहीं पे जाए तो हम आसानी से जी सकते हैं। देखिए सड़क दुर्घटना, प्लेन क्रैश हो गया, ट्रेन पटरी से उतर गया, सड़क दुर्घटना हो गया, किसी से कुछ तो कंट्रोल नहीं हो रहा है। देश हमारा आलोक जनसंख्या बढ़ गई, जनसंख्या बढ़, पहले आप कुछ तो कंट्रोल करके दिखाइए। तो हमारे यहाँ जीवन आशा सूचकांक क्या है, बहुत खराब है। ठीक है, ओवरऑल बात करें मानव विकास सूचकांक का बहुत ज्यादा खराब। तो जीवन आशा सूचकांक कि लोगों को जीवन जीने का कितना आशा है, इसको जोड़े। फिर शिक्षा प्राप्ति सूचकांक, लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी है। फिर जीवन स्तर सूचकांक यानी लोगों को अपना जीवन स्तर सुधारने का कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ये सारा को मिला देंगे तब मानव विकास सूचकांक हो जाएगा और इसी से मानव का विकास होगा। तो 2006 में तो रिपोर्ट तो खैर उसी का दिया हुआ है आपके बुक में। 2006 में भारत जो है 126वें नंबर पे था, 126 नंबर पे। कितना देश में, 177 देश HDI के मामले में। पहले नंबर पे नॉर्वे, ये बात याद रखिएगा। सोचिए हम लोग कहाँ 126 में है। हमारे यहाँ जीवन जीने के लोगों को आशा नहीं है, शिक्षा प्राप्त करने का आशा नहीं है, जीवन स्तर सुधारने का आशा ही नहीं है। हम लोग कहाँ है, 126वें स्थान पे। कितना देश में, 177 देश का सिर्फ हुआ है तब। ठीक है, हमसे आगे पाकिस्तान था, हमसे आगे नेपाल था। ये है रिपोर्ट। नॉर्वे सबसे आगे, इतना छोटा सा देश, कितना खुशहाल देश है। HDI सूचकांक नंबर 1 पे, यानी सबसे ज्यादा लोगों को जीवन जीने का आशा कहाँ है, नॉर्वे में है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, इससे राष्ट्रीय विकास की बात करते हैं। कुछ और भी चीजें बची हुई है, जगह पर कमी है, समय का रिस्ट्रिक्शन है, फिर आपको हम आगे बता देंगे, फिर आगे से नोट कर लीजिए। ठीक, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के आपकी जो समस्याएं हैं आप अपनी समस्याएं में भेज दीजिए। मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।